नमस्कार। आज हम भारत सरकार के, आप कह सकते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी प्रधानमंत्री और उनकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। जी। हमारे पास भारतीय राजव्यवस्था पर कुछ हाथ से लिखे नोट्स हैं, खासतौर से चैप्टर 11 जो इसी टॉपिक पर है। बिल्कुल। और इरादा यही है कि ये नोट्स को खोलकर देखें, है ना। समझें कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती कैसे है, मंत्रियों के लिए क्या शर्तें हैं, नियुक्ति कैसे होती है, और हाँ, सबसे खास प्रधानमंत्री का रोल क्या है इसमें। हाँ, और कुछ जरूरी जो संवैधानिक अनुच्छेद है, आर्टिकल्स, उन पर भी एक नजर डालेंगे। कोशिश ये रहेगी कि ये जो थोड़ा मुश्किल सा विषय लगता है वो आसानी से समझ आ जाए। सही कहा। तो इन नोट्स को अगर देखें तो सबसे पहले एक तरह का स्ट्रक्चर, एक ढांचा सा नजर आता है, एक पिरामिड जैसा कुछ। ये असल में है कैसा? हाँ, ये नोट्स दिखाते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक त्रिस्तरीय, मतलब 3 लेवल वाली संरचना है। टॉप पर हैं कैबिनेट मंत्री। ये सबसे अहम मंत्रालयों के हेड होते हैं और सरकार के जो मुख्य पॉलिसी डिसीजंस हैं वो यही लेते हैं। अच्छा। उनके नीचे आते हैं राज्य मंत्री, जिन्हें या तो मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज मिल सकता है या फिर वो कैबिनेट मंत्रियों की मदद करते हैं। और फिर सबसे नीचे के लेवल पर हैं उपमंत्री। उपमंत्री भी? जी, उपमंत्री। इनका काम होता है कैबिनेट या राज्य मंत्रियों को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और पार्लियामेंट्री कामों में असिस्ट करना। और इस पूरे पिरामिड के, कह सकते हैं, टॉप पर या इसके सेंटर में प्रधानमंत्री होते हैं। दिलचस्प। तो ये 3 लेवल हो गए, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। ये एक तरह का, मतलब, काम का बंटवारा और एक हायरार्की भी तय करता होगा। बिल्कुल। लेकिन ये पूरी टीम, ये जो मंत्री परिषद है, ये जवाबदेह किसके लिए, मतलब अकाउंटेबल किसके प्रति? नोट्स इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और पार्लियामेंट्री सिस्टम का, आप कह सकती हैं, एसेंस है। नोट्स में ये बात बहुत साफ लिखी है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अच्छा। नोट्स में आप देखेंगी पिरामिड के ठीक नीचे लिखा है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। सामूहिक रूप से उत्तरदायी। इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकल टर्म्स में? क्या ये सिर्फ मतलब एक थ्योरी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, सरकार के फंक्शन करने का बेस है। इसका मतलब है कि सरकार एक टीम की तरह काम करती है, सब साथ हैं। अगर सरकार लोकसभा में कॉन्फिडेंस वोट हार जाती है, मतलब सदन का बहुमत उसके साथ नहीं रहता, तो किसी एक मंत्री या सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद को कलेक्टिवली इस्तीफा देना पड़ता है। पूरी मंत्री परिषद को? जी हाँ। ये सिद्धांत मंत्रियों में यूनिटी बनाए रखने और सरकार को लेजिस्लेचर के प्रति, मतलब लोकसभा के प्रति, अकाउंटेबल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। नोट्स में दाईं तरफ जो लिखा है, विश्वास मत खोने पर सामूहिक इस्तीफा, वो इसी बात को कंफर्म करता है। समझ गए। तो सीधा रिश्ता लोकसभा से, यानी चुने हुए प्रतिनिधियों से। अब राष्ट्रपति जो हेड ऑफ स्टेट है, उनके साथ इनका क्या इक्वेशन है? क्या ये मंत्री बस अपना काम करते हैं या राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं? और वो सलाह क्या राष्ट्रपति को माननी पड़ती है? नोट्स में राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श के नीचे कुछ है? बिल्कुल। यहाँ पर आर्टिकल 74 का जिक्र आता है, जो नोट्स में काफी प्रोमिनेंटली दिया है। ये आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति को हेल्प और एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसके हेड प्रधानमंत्री होंगे। अब सवाल यह है कि सलाह बाइंडिंग है या नहीं। तो नोट्स इशारा करते हैं कि ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग होती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है, पहली बार बाध्यकारी नहीं और फिर दूसरी बार बाध्यकारी। अच्छा। ये शायद 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद की सिचुएशन है। अच्छा, सो इस अमेंडमेंट के बाद राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह को एक बार पुनर्विचार, मतलब रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर काउंसिल वही सलाह दोबारा भेज दे तो माननी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हैं। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का सम्मान है, जहां असली एग्जीक्यूटिव पावर चुनी हुई सरकार के पास होती है। यानी राष्ट्रपति एक तरह से नॉमिनल हेड है और रियल पावर्स मंत्री परिषद के पास है, जिसकी सलाह मानने को वो बाध्य है, कम से कम दूसरी बार में। हाँ, मोटे तौर पर यही बात है। और नोट्स में एक और खास बात हाईलाइट की गई है, जो 44वें संशोधन से ही जुड़ी है। मंत्रिमंडल सहमति के बिना राष्ट्रपति द्वारा घोषणा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? ये संभवतः इमरजेंसी जैसी सीरियस सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में है। अब राष्ट्रपति बिना कैबिनेट की लिखित सिफारिश के ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकते। ये एक तरह का सेफ्टी चेक है, यूं समझ लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का ये रिश्ता क्लियर हुआ।
लेकिन इस इम्पोर्टेंट पद पर आने के लिए, मतलब मंत्री बनने के लिए, इन नोट्स के हिसाब से क्या शर्तें हैं? क्या कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए? योग्यता हेडिंग के नीचे कुछ पॉइंट्स हैं। जी, नोट्स के मुताबिक कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन जरूरी हैं। पहली, कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। वो तो है ही। दूसरी, उम्र का क्राइटेरिया है। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो कम से कम 25 साल का होना चाहिए, और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो कम से कम 30 साल। ये वही मिनिमम एज है जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए चाहिए होती है। और इनमें सबसे अहम शर्त क्या लगती है आपको? सबसे जरूरी शर्त यह है कि मंत्री बनने वाले व्यक्ति को पार्लियामेंट के किसी एक हाउस का मेंबर होना जरूरी है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। नोट्स में इसे संसद सदस्य के तौर पर अंडरलाइन भी किया गया है। ये हमारे डेमोक्रेसी का बेस है कि एग्जीक्यूटिव यानी सरकार, लेजिस्लेचर यानी संसद से ही निकलती है और उसी के प्रति जवाबदेह होती है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत काबिल है, किसी फील्ड का एक्सपर्ट है, पर वो चुनाव लड़कर नहीं आया, मतलब संसद सदस्य नहीं है, क्या उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है, और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन आता है जिसका जिक्र नोट्स में भी है। देखिए, यहां ब्रैकेट में लिखा है, अगर नहीं तो 6 महीने के अंदर बनना होगा। अच्छा, 6 महीने में? जी, इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री अपॉइंट होते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे अपॉइंटमेंट की डेट से 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन की मेंबरशिप लेनी होगी, चाहे इलेक्शन से या नॉमिनेशन से। और अगर वो 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाया तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ये रूल पक्का करता है कि भले ही आप एक्सपर्टीज के बेस पर किसी बाहरी व्यक्ति को सरकार में लाएं, लेकिन आखिरकार उसे पार्लियामेंट्री प्रोसेस से गुजरना होगा और लेजिस्लेचर का हिस्सा बनना होगा। ये अकाउंटेबिलिटी का एक तरीका है। अच्छा, ये एक अच्छा बैलेंस है एक्सपर्टीज और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन के बीच। अब एक और प्रैक्टिकल सवाल आता है दिमाग में, क्या मंत्रियों की संख्या पर भी कोई लिमिट है? क्योंकि सरकारें चाहें तो बहुत सारे मंत्री बना सकती हैं, है ना? शायद पॉलिटिकल कारणों से भी। हाँ, पहले इस पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोक नहीं थी और कई बार बहुत बड़ी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलती थी, जिन्हें जंबो कैबिनेट भी कहते थे। हाँ, सुना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नोट्स में कुल मंत्री हेडिंग के नीचे साफ तौर पर 91वां संविधान संशोधन 2003 का जिक्र है। इस अमेंडमेंट ने यह तय कर दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15% लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का, ये तो एक काफी सॉलिड लिमिट लग गई। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? इसके पीछे मेन आइडिया यही था कि सरकारी खजाने पर बोझ कम हो, जो अननेसेसरी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनसे बचा जा सके और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ज्यादा इफेक्टिव और मैनेजेबल तरीके से काम कर सके। बहुत बड़ी कैबिनेट को संभालना, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाना मुश्किल होता है। तो ये लिमिट एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लाने की कोशिश है। समझ गई। तो संख्या लिमिट हो गई। अब इनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है? शपथ कौन दिलाता है? और ये कितने टाइम तक अपने पद पर रहते हैं? नोट्स में शपथ नियुक्ति, वेतन, भत्ते और कार्यकाल के बारे में कुछ लिखा है। अपॉइंटमेंट के मामले में नोट्स आर्टिकल 75 का हवाला देते हैं। इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी पीएम नहीं बना सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन ये है कि राष्ट्रपति लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को या ऐसे कोalition के लीडर को जिसे लोकसभा का कॉन्फिडेंस हासिल हो, प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं। और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति? बाकी मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह कर। पीएम ही तय करते हैं कि उनकी टीम में कौन कौन होगा और किसे कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी। नोट्स में ये एक एरो से दिखाया भी गया है जो पीएम से निकलकर अन्य मंत्री की तरफ जा रहा है, और उस पर सिफारिश पर लिखा है जो प्रेसिडेंट के रोल से कनेक्ट होता है। और शपथ और कार्यकाल? शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं पद की और गोपनीयता की। टेन्योर की बात करें तो नोट्स में लिखा है 5 वर्ष लोकसभा विघटन तक। मतलब नॉर्मली काउंसिल का कार्यकाल लोकसभा के टेन्योर यानी 5 साल तक चलता है, लेकिन अगर लोकसभा 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाए तो काउंसिल को भी इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अलावा मंत्री इंडिविजुअली राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका क्या मतलब है? क्या राष्ट्रपति जब चाहें किसी मंत्री को हटा सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से तो यही मतलब है, लेकिन प्रैक्टिकली राष्ट्रपति ऐसा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं।
मतलब अगर पीएम चाहें तो राष्ट्रपति से कहकर किसी मंत्री को पद से हटवा सकते हैं। ये आर्टिकल 75(2) में आता है। अच्छा। नोट्स में आर्टिकल 75(3) के साथ मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत लिखा है, जो शायद थोड़ी सी मिक्सिंग हो गई है, क्योंकि 75(3) तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति से जुड़ा है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाला सिद्धांत 75(2) में है। खैर, मेन बात यह है कि मंत्री अपने पद पर तब तक ही रहते हैं जब तक उन्हें पीएम का कॉन्फिडेंस हासिल है। और इनके वेतन भत्ते कहाँ से आते हैं? नोट्स में आर्टिकल 75(6) का जिक्र है और बताया गया है कि इनके वेतन और भत्ते पार्लियामेंट कानून बनाकर तय करती है, और ये भारत की संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। संचित निधि? जी, ये एक तरह से भारत सरकार का मेन अकाउंट है, जिसमें सरकार की सारी इनकम जैसे टैक्स वगैरह जमा होती है और सारे मेजर खर्चे इसी फंड से होते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सैलरी सब क्लियर हुआ। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति पर, प्रधानमंत्री। उनका पद तो जाहिर है बहुत पावरफुल है। नोट्स में उनकी किन खास भूमिकाओं का जिक्र है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री असल में पूरी गवर्नमेंट मशीनरी के कह सकते हैं एक्सेल उनने धुरी। नोट से उन्हें सदन का नेता बताते हैं, आमतौर पे लोकसभा का, क्योंकि वहीं से सरकार को मेजॉरिटी मिलती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अपने पद के आधार पर ही कई इंपॉर्टेंट नेशनल बॉडीज के चेयरमैन भी होते हैं। नोट्स में कुछ मेजर एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन था और अब देश के लिए थिंक टैंक का काम करता है। हाँ, नीति आयोग। फिर है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, जो डेवलपमेंट प्लान्स को अप्रूव करती है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड यानी इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज बनाता है। वाओ, मतलब पॉलिसी मेकिंग, डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब क्रिटिकल एरियाज की कमान सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में होती है चेयरमैन के तौर पर। ये तो काफी बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, और इन फॉर्मल रोल्स के अलावा भी पीएम के कई जरूरी काम हैं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स की अध्यक्षता करते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कामों में कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, सरकार की पॉलिसीज का फेस होते हैं और देश विदेश में सरकार का पक्ष रखते हैं। वो राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच कम्युनिकेशन की सबसे अहम कड़ी भी हैं। आर्टिकल 78 तो खास तौर पे पीएम का ये कर्तव्य बताता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन से जुड़े काउंसिल के सभी डिसीजंस की जानकारी राष्ट्रपति को दें। ये आर्टिकल 78 तो प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी राष्ट्रपति के प्रति भी तय करता है एक तरह से। अच्छा, नोट्स में दाईं ओर एक बॉक्स में कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का जिक्र है। क्या हम संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं और क्यों जरूरी हैं? जरूर। ये अनुच्छेद इस पूरे सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स हैं। आर्टिकल 74, जैसे हमने पहले बात की, ये राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होने की बात करता है, और ये कि पीएम इसके हेड होंगे। वो सलाह की बाइंडिंग नेचर 44th अमेंडमेंट के बाद इसी से जुड़ा है। आर्टिकल 75 ये मिनिस्टर्स के बारे में कई बातें कहता है। पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, बाकी मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के सलाह पर होगी। मंत्री प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर पद धारण करेंगे। 75(2) काउंसिल कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। 75(3) शपथ, क्वालिफिकेशंस, वो 6 महीना वाला रूल, और सैलरी अलाउंस 75(6) ये एक तरह से मंत्रियों से जुड़ा पूरा पैकेज है। सही। आर्टिकल 77 ये कहता है कि भारत सरकार की सारी एग्जीक्यूटिव एक्शन राष्ट्रपति के नाम से की हुई मानी जाएगी। मतलब सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ट्रीटीज वगैरह फॉर्मली प्रेसिडेंट के नाम पर इशू होते हैं, भले ही डिसीजन काउंसिल का हो। ये इंडिया के रिपब्लिक होने का सिंबल है। अच्छा। आर्टिकल 78 ये पीएम की ड्यूटीज को बताता है, खासकर राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करने के बारे में। ये पक्का करता है कि हेड ऑफ स्टेट को सरकार के कामकाज की जानकारी मिलती रहे। तो ये अनुच्छेद 74, 75, 77 और 78 मिलकर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के फंक्शनिंग का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। ये रूल्स तय करते हैं कि पावर्स कहाँ होंगी, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी और प्रोसेस क्या होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आर्टिकल्स ही भारत की पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की स्मूथ फंक्शनिंग की गारंटी देते हैं और पावर्स के बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो आज हमने इन हस्तलिखित नोट्स के जरिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना को समझा। वो 3 स्तर क्या हैं, हमने उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को जाना, मंत्रियों की योग्यताएं, उनकी संख्या पर 15% की लिमिट, अपॉइंटमेंट और टेन्योर के प्रोसेस पर बात की। जी। फिर हमने
प्रधानमंत्री की मल्टी डायमेंशनल भूमिका देखी, सदन के नेता से लेकर नीति आयोग और एनडीएमए जैसे कई बॉडीज के अध्यक्ष तक, और आखिर में उन खास संवैधानिक अनुच्छेदों 74, 75, 77, 78 को समझा जो इस पूरे सिस्टम को बेस देते हैं। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पूरा सिस्टम, खासकर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल, ये पक्का करने की कोशिश है कि एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल आर्बिट्रेरी ढंग से ना हो और वो लगातार लेजिस्लेचर के जरिए लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की आत्मा है ना? बिल्कुल। इन नोट से, खासकर पीएम के रोल वाले हिस्से से, एक विचार करने लायक सवाल जरूर उठता है। वो क्या है? सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री इतनी सारी महत्वपूर्ण और अलग-अलग तरह की संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग, एनडीसी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वगैरह, तो क्या इससे पावर्स बहुत ज्यादा एक ही व्यक्ति में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो जाती? ये एक वैलिड पॉइंट है। और इस तरह के कंसंट्रेशन का हमारे गवर्नेंस सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी, बैलेंस और पॉलिसी मेकिंग की क्वालिटी पर क्या असर पड़ता है? क्या ये कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है या फिर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है उसके लिए एक चैलेंज है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या ये सेंट्रलाइजेशन तेजी से फैसले लेने में मदद करता है या फिर पावर की संतुलन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है? इस पर निश्चित रूप से और सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये हमारी गवर्नेंस की फंक्शनिंग से जुड़ा एक लगातार चलने वाला डिबेट का मुद्दा है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर आधारित इन हस्तलिखित नोट्स पर। उम्मीद है कि इस बातचीत से इस विषय की जो जटिलताएं हैं उन्हें समझने में कुछ आसानी हुई होगी।